आजकल और ऑर्गेनिक की बात हो रही है, तो कीपिंग इन व्यू दैट अब थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, फूड सेफ्टी अथॉरिटी का जो जन्म हुआ है वो 2006 में जब पार्लियामेंट ने फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स का कायदा पास किया था, और उसके अंतर्गत फिर 2008 में फूड सेफ्टी अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। पहले हमारे रेगुलेशंस 2011 में आए हैं। इरादे उस समय यही थे जब ये कायदा लाया गया था कि बहुत सारी जगह से खाद्य पदार्थ का रेगुलेशन होता है, और इस विभाजन में जिस तरीके का काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसीलिए एक ही कायदे के अंदर, जो हम लोग का स्लोगन जैसा है, वन नेशन वन फूड लॉ, इरादा ये था कि एक देश और एक खाद्य पदार्थ का कायदा। तो कामगिरी हम लोग की ये है कि जो हिंदुस्तान के सिटीज़न हैं उन तक जो खाद्य पदार्थ पहुंचता है वो सुरक्षित भी होना चाहिए और उनके लिए स्वादिष्ट भी होना चाहिए। तो दोनों तरीके से हम लोग देखते हैं, फूड न्यूट्रिशियस है, होलसम है और सेफ है। ये हमारा काम है। इस दिशा में हम लोग रेगुलेशंस बनाते हैं। रेगुलेशंस में आते हैं आपके स्टैंडर्ड्स, सारे स्टैंडर्ड्स, और उसमें स्टैंडर्ड अगर आप कहें तो फिर हम वर्टिकल स्टैंडर्ड जो हम लोग कहते हैं, वर्टिकल स्टैंडर्ड रहा कि आपने चावल के स्टैंडर्ड बनाए, आपने ब्रेड के स्टैंडर्ड बनाए, दूध के बनाए, ये वर्टिकल स्टैंडर्ड्स हुए इंडिविजुअल कमोडिटी के। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो देखता है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज कितने हैं, कॉन्टामिनेंट्स क्या है, एडिटिव आप कितना अलाउ करेंगे। तो इस तरीके से दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड का हम लोग रेगुलेशन निकालते हैं। इसके सिवाय कैसा पैकेजिंग लगना चाहिए, किस तरीके से फूड का स्टोरेज होना चाहिए, किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो इरादा ये है कि किसान के खेत से जब कुछ खाद्य पदार्थ निकलता है, गेहूँ, अनाज, चना, जो कुछ भी हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है, वो आपके हाथ में पहुँचते पहुँचते सुरक्षित रहे और उसमें जो गुण हैं वो भी रहे। तो ये हमारे रेगुलेशंस का मकसद है। इसका अमल हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हम लोग रेगुलेशन तो केंद्र में जो हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ बनते हैं, और हमारे साइंटिफिक कमिटीज़ हैं हर एक विषय पे, और ये साइंटिफिक कमिटीज़ सारे नियम का ढांचा बनाते हैं। फिर हमारे वो साइंटिफिक पैनल, फिर ये हमारे साइंटिफिक कमेटी के सामने आते हैं। साइंटिफिक कमेटी भी दोबारा इन सबको देखती है, शायद कुछ वापस भेजे जाते हैं पैनल के पास, कुछ पसार हो जाते हैं, और फिर ये आते हैं अथॉरिटी के सामने। अथॉरिटी में भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के समक्ष ये रेगुलेशन रखा जाता है, चर्चा होती है, और उसके पसार होने के बाद आरोग्य विभाग के पास जाता है। तो आप देखते हैं कि 4 कदम पे हर एक रेगुलेशन के असेसमेंट की जाती है, असेसमेंट की जाती है, उस पर टेक्निकल चर्चाएं होती हैं, और उसके बाद ही ये जाहिर किया जाता है, रेगुलेशन नोटिफाई होता है गज़ेट में, और फिर अमल लाने की तारीख भी हम लोग नोटिफाई कर देते हैं। बीच में से छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जब लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो उनको एक तो क्या कोई फ़ीस देनी पड़ती है? जी, और दूसरा, क्या अलग अलग चीज़ों की अलग अलग फ़ीस है और अलग अलग टाइम है उनका मिलने का सर्टिफिकेट? और यह क्या सर्टिफिकेट को बाद में रेगुलराइज कराने के लिए, जैसे हर साल रिन्यू कराना है या हर 2-3 साल के बाद कराना है, क्या कुछ ऐसा प्रोविज़न भी है?
हम लोग की जो जोगवाई है, हम्म, जो 12 लाख से कम टर्नओवर वाले हैं, जी। उन लोग के सिर्फ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। हम्म, वो लोग एक बार अपना फ़ी दे देते हैं और हर 5 साल पे अपना रिन्यू कर देते हैं। दूसरे लेवल है जो 12 लाख के ऊपर के हैं, अच्छा, उनको हर 5 साल के बाद भी रिन्यू करना है? रिन्यू करना होता है। हम्म, इसलिए क्योंकि हम लोग को जानना है कि भाई आप आज धंधे में हैं कि नहीं, हम्म, कुल कितने लोग खाद्य पदार्थ का धंधा करते हैं। अगर हम एक ही बार लेके छोड़ दें तो समझिए कि कल आपने छोटी सी दुकान खोली, आपने बंद कर दी, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। वो मेरे किताब में, हमारे रजिस्टर में तो चालू ही चालू रहेगा, तो जो गिनती हो जाती है वो सब गलत हो जाती है। इसीलिए एक बार आपको रिन्यूअल हर 5 साल में करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे जो 12 लाख के ऊपर के हैं उनको लाइसेंस लेना ही पड़ता है, और लाइसेंस के लिए उनको फ़ी भरनी होती है, और एनुअल रिन्यूअल भी, एनुअल रिन्यूअल 5 साल का रिन्यूअल जैसे स्केल के मुताबिक किया जाता है उनका, और उस समय वो लोग छोटी कोई नॉमिनल फ़ी रखते हैं। अब हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि लाइसेंस एक बार हम लोग देंगे और दोबारा किसी को रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए नहीं आना पड़े, पर एनुअल रिपोर्ट उनकी आनी चाहिए, और एनुअल रिपोर्ट के प्रोसेसिंग के लिए हम कुछ फ़ी लेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमें एनुअल रिपोर्ट में देखना है उसने कितना धंधा किया, किस विषय का किया, किस एरिया को सर्व किया, ये सब डिटेल्स की ज़रूरत है। ये 12 लाख से ऊपर वालों के लिए? जी हाँ। तो वैसे चेयरपर्सन है, तो क्या आपके पास कभी ऐसा भी आता है कि कंज्यूमर ने आपको कुछ लिखा हो कि भाई मैंने ये लाइसेंस होल्डर्स का कुछ खा के देखा और मुझे ठीक नहीं लगा, ऐसी कोई शिकायत? जी हाँ, कंज्यूमर कंप्लेंट काफ़ी सारे आते हैं, हम्म, और इनको भी प्रोसेस करना, फूड बिजनेस ऑपरेटर को का जवाब लेना, ज़रूरत हो तो उनका इंस्पेक्शन करवाना, ये सब काम हम लोग करते हैं। तो क्या आप कोई ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको ये सारी बातें नहीं पता हैं, उनको कम से कम इसके बारे में जानकारी हो जाए कि यस हमें ये करना चाहिए? हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो खाद्य पदार्थ का जो काम है वो सिर्फ फूड सेफ्टी अथॉरिटी अकेले नहीं कर सकती है, वो हम अच्छी तरह समझते हैं। हमारे पार्टनर में स्टेट गवर्नमेंट तो है ही है, पर साथ साथ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स खुद हैं और कंज्यूमर्स हैं, और हमें लगता है ये कि तीनों ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स ये जो है, ये सब साथ ही काम करेंगे तो ही हमारा मकसद पूर्ण हो सकता है। इसीलिए हम लोग ने जो तालीम की योजना शुरू किया है, उसको हम फॉस्टैग बोलते हैं, उसमें अभी हम लोग ने अलग अलग प्रकार की तालीम की जोगवाई रखी हुई है। 143 जितने हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, और ये लोग के हम लोग ने लगभग 17 की 18 कोर्स डिज़ाइन कर रखे हैं। अब इस हम लोग चाहते भी हैं कि हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास मिनिमम एक ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए जिसने ये फॉस्टैग की ट्रेनिंग ली है, पूरा रेगुलेशन के बारे में जानते हैं, और उसको अमल कैसे करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से खाद्य पदार्थ का हैंडलिंग होना चाहिए, वो सबके इस चीज़ के बारे में जानता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उनकी अपनी लेबॉर्ट्री है, वो कहीं से भी कोई भी सैंपल ला के टेस्ट करते हैं, अगर सैंपल फेल हो जाता है तो उसको पुलिसिंग टाइप का वो जाके चेक करते हैं और उसको पकड़ते हैं। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसा है कि उसको पकड़ा जाए, या उसका क्या नुकसान कर सकते हैं? आप उसको जेल करा सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, या उसका इस्टेब्लिशमेंट बंद करा सकते हैं, कि इस टाइप के भी प्रावधान हैं आपके पास? जी हाँ, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, फूड सेफ्टी लॉ में इस प्रकार की जोगवाई है, और पेनल्टी से लेके, फाइनेंशियल पेनल्टी से लेके जेल तक का भी उसमें प्रावधान है। बिजनेस भी बंद कर सकते हैं। तो ये जिस लेवल की गंभीरता पर हम लोग की प्रयास सबसे पहले तो ये है कि सबको हम जोड़ें इस काम पे। हम नहीं सोचते हैं कि जो
फूड बिजनेसेस हैं उनके इरादे हैं ऐसे कि हम ऐसा खाना का वितरण करें जो सुरक्षित ना हो या एडल्टरेट करें, तो ये एक मौका है उनको कि सर्टिफिकेशन ले लें। और ये सर्टिफिकेशन एक टाइम के लिए नहीं होता है, ये हर साल रिन्यू होता रहता है। तो आपके सिस्टम्स ठीक हैं कि नहीं, सिर्फ एक बार चेक करने से, एक सैंपल चेक करने से और वो सैंपल्स फेल होने से आपके सिस्टम तो नहीं सुधरे। अगर आपने पूरा सर्टिफिकेशन सिस्टम करवाया हो तो शुरू से लेके आपके वर्कर ने प्रॉपरली हाथ धोते हैं कि नहीं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के काम करते हैं कि नहीं, आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइन सफाई से रहता है कि नहीं, ये सब चीज़ें इतनी ही ज़रूरी है। तो ये एक सिस्टमिक अप्रोच भी हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, ये कैसे डिफरेंशिएट है एग मार्क से और कसाई का? वो भी खाने पीने के लिए, ये भी खाने पीने के नहीं, लिए? एग मार्क सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अब हम लोग ने मान्य किया है, जी। कुछ स्पाइसेस के लिए, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट 3-4 रह गए हैं। बाकी सबको FSSAI का मार्केट नहीं, मैंने चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए किया कि जो मेरे किसान भाई हैं जो उगाते हैं अपने खेतों में, जैसे मसाले ही है, तो जीरा कहीं होता है, कोई चीज़ और कहीं होती है, लेकिन जब वो उसको ग्राइंड करके पैकेट बंद करके देता है तब उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उगाने के लिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ। तो उसमें इसका चेक कैसे करते हैं, या आप उसको कैसे देखते हैं कि भाई उसको ट्रेनिंग देनी मैं आपको यही चाहिए, बता या रही उसका हूँ। रुझान ऐसे बढ़ाया जाए कि यस ही शुड टेक दिस लाइसेंस? नहीं, हमारे रेगुलेशन में ये चीज़ बहुत स्पष्ट है क्योंकि हमने उसको समावेश किया है। हमारे रेगुलेशन में बहुत स्पष्ट है, हर एक खाद्य पदार्थ को FSSAI का अप्रूवल चाहिए स्टैंडर्ड के मुताबिक। कुछ चीज़ों के लिए इंस्पेक्शन पर्पसेस के लिए हम लोग ने कुछ एजेंसीज़ को जाहिर किया है। BIS पानी के लिए, एग मार्क आपके कुछ मसालों के लिए, सब नहीं, कुछ मसालों के लिए। इस तरीके से ये रेगुलेशन में के ही भाग में है। तो आपको एक ही जगह देखना है, आपको FSSAI का रेगुलेशन देखना है और उसमें से ही आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि आपका कौन सा खाद्य पदार्थ है और उसको कौन सा रेगुलेशन के मुताबिक या कौन से इंस्पेक्टिंग एजेंसी के मुताबिक काम करना है। नहीं, इसको कौन देखेगा? किसान देखेगा या कंज्यूमर देखेगा या वो बेचने वाला देखेगा? कौन देखेगा इसको? देखिए, किसान को हम नहीं रेगुलेट करते हैं। जब ये जो खाद्य पदार्थ है दुकान तक पहुंचती है, उस जगह पे या किसी फैक्ट्री में पहुंचती है, उस जगह से जब निकलती है कंज्यूमर के पास, वही जगह है या फूड बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान को इसमें नहीं पड़ना है। किसान मेरे हिसाब से सिर्फ ऑर्गेनिक फूड में, क्योंकि ऑर्गेनिक जो खाद्य पदार्थ है उसमें तो खेत से लेके आपकी थाली तक हमें देखना ही पड़ता है। ज़रूरी है ना, क्योंकि वो हम ज़रूरी है। कैसे कंज्यूमर को ये यकीन दिलाएं कि ये ऑर्गेनिक है, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है, और जो ये ज़मीन थी जिसमें ये उगाया गया उसमें कुछ केमिकल नहीं डाला गया, और ये किस्म का हमारा सर्टिफाइड जो किसान है जिसने ये सब काम किया है। जी। जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा वकील है, ये मेरा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, ये मेरा फैमिली किसान है, ये मेरे लिए ऑर्गेनिक चीज़ें प्रोड्यूस करता है, तो उसमें आपका रोल जो है ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा आता है। तो उसको कैसे आप मेंटेन करते हैं? हम लोग को कायदे में ही लिखा हुआ है, हमारे 2006 के कायदे में बहुत स्पष्ट है कि कोई फूड बिजनेस ना बना सकता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ना बेच सकता है, ना उसे प्रोसेस कर सकता है बिना FSSAI के रेगुलेशन के मुताबिक। वो तो एक जोगवाई है। फिर भी इसका काफ़ी मंथन हुआ, बड़े साल निकले, और सिर्फ 2017 में जाके पहला ड्राफ्ट रेगुलेशन बना था। इसमें चर्चाएं बहुत चाहिए थी, किसानों के साथ चर्चा ज़रूरी थी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कृषि विभाग के साथ, बहुत सारे प्लेयर्स थे इसमें, और सबका मन जो था वो देखना था। जब 2017 में हमने
किया, साथ साथ हमने लोगो भी बनाया जैविक भारत का। और वो जैविक भारत वो एक ऐसा ठप्पा है कि कंज्यूमर उसको देखते ही जान सकता है कि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसको देखा गया है वो किसान के खेत से लेके हमारी थाली तक का। ये प्रधानमंत्री जी भी इस विषय में काफ़ी बात करते हैं, तो उसके वजह से काफ़ी अवेयरनेस भी आई है और लोग इसका टेस्टिंग भी काफ़ी आ रहे हैं इस सिस्टम में। अब ये कैसे किया जाता है सर्टिफिकेशन? अभी तक हम लोग की जुगवाई है कि जितने रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन एजेंसी होंगे उनको हम सिस्टम वो हम मानेंगे। अभी 2 है हिंदुस्तान में, एक NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये NPOP जो एपीडा चलाता है वाणिज्य विभाग का, और दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो कृषि विभाग चलाता है। ये 2 स्कीम है जो सरकार चलाती है, इन दोनों को हमने मान्य किया है। तो किसान कोई भी रूट आ सकता है, जिसको NPOP के रूप आना है या जिसको PGS के रूट आना है। फिर भी सबसे छोटे जो किसान हैं उनको हमने इससे बाकात रखा है, इसीलिए कि अगर आप समझिए कि आप किसान हैं, आप अपने पड़ोस में बेच रहे हैं, तो आपके पड़ोसी तो जानते ही हैं कि आप किस प्रकार की खेती कर रहे हैं, या अपने गांव में ही बेच रहे हैं या आसपास के गांव में। तो अगर आपका सिर्फ 12 लाख के अंदर का टर्नओवर है, तो आप बिना किसी के सर्टिफिकेशन के ऑर्गेनिक बेच सकते हैं, पर आप जैविक भारत का लोगो नहीं लगा सकते हैं। जैविक भारत का लोगो तभी लगता है जब आप कोई सर्टिफिकेशन स्कीम के आए हैं। ये रही किसान की बात। तो उसके लिए फीस भी पे करनी पड़ती है उसको? जी नहीं, जी नहीं। मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह पे अब नई सारी दुकानें खुल गई हैं सिर्फ सब्जी की या फल की। वो रॉ प्रोडक्ट है, वो प्रोसेस फूड नहीं है, उसको तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। लेकिन जो बिग बास्केट या दूसरे या कुछ रिलायंस या कुछ ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक ऑनलाइन सर्विस के तौर पे बेचती हैं, क्या उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है? जी हाँ, इन ऐसे यही बोल रही हूँ कि रिटेल में जो भी है उनको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। और सर्टिफिकेशन का मतलब भी ये होता है कि पूरा आपको ट्रेसेबिलिटी का लिंक मेंटेन करना है, कहाँ से आया, किसने सर्टिफाई किया, कौन से बैच का है, ये सारी जो चेन है इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। हमारे देश के कई भाग ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरली फार्मर्स ऑर्गेनिक खेती करते हैं। पहाड़ी विस्तार है जैसे हमारे देश का, वहाँ कोई ना केमिकल का उपयोग होता है ना फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है। कुछ ट्राइबल विस्तार ऐसे हैं, आदिवासी विस्तार में जो यूज़ नहीं किया जाता है कोई भी मॉडर्न एड, ना कोई फर्टिलाइज़र, वो ऑर्गेनिक है, पर उनके पास कोई प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इन चीज़ों को ये लोग को कैसे जोड़ा जाए इस सिस्टम में? हम लोग PGS वालों से हम लोग ने कुछ राउंड डिस्कशन किए हैं और उनके साथ हम काम कर रहे हैं कि और भी फैलाया जाए PGS का सिस्टम और थोड़ा सा उसको आसान किया जाए लोगों को उसमें भाग लेने में। तो ये प्रयास तो चालू ही रहेगी और काम अभी इस दिशा में अधूरा है। तो आपको मीडिया से, जैसे हम कृषि जागरण हैं, क्या अपेक्षाएं हैं कि हम क्या करें जिससे कि आपको थोड़ा सा सुकून मिले? सुकून की बात नहीं है इसमें। ऐसा है कि हम लोग को जो कंज्यूमर है फाइनली उसको आश्वासन दिलाना है कि जो उसके हाथ में चीज़ है वो वही है जो वो कहती है। अगर मैं कहती हूँ मैं आपको सारी सब्जियाँ ऑर्गेनिक है, भरोसा कैसे दिलाऊँ? कुछ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तो जब ये जितने किसान इस काम में जुट जाएंगे, जितने रीजनल काउंसिल कृषि विभाग बना पाएगी,
जो अच्छी तरह काम कर सकें और इन किसानों को थोड़ा टेका भी दे सकें, तो ऐसा प्रकार सर्टिफिकेशन हो सकेगा। तो हम चाहते सिर्फ इतना ही है कि किसान जाने कि ये पीजीएस का सिस्टम क्या है, इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ लेके हम अपनी जो कमाई है कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक का तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम लोग शहर में रहते हैं कि जब ये ऑर्गेनिक के नाम पे हम लेते हैं तो हम कई बार 2 गुना दाम देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सबको अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। हम चाहते हैं कि हम ऐसी साफ़ और सुथरी अच्छी चीज़ खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हमारे परिवार का स्वास्थ्य बना रहे, और किसान हमको वो दे सकता है। तो क्यों ना इन दोनों की मेल हो जाए। और पीजीएस सिस्टम क्योंकि आसान है, उसमें लोग कैसे जुड़ सकते हैं, यही एक चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि कृषि जागरण बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है।